इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम। सीएम सैनी ने कहा, कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए लगाई आपातकाल। संविधान हत्या दिवस पर मोहनलाल बड़ौली ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र को किया कमजोर। सरकार ने मानी हिसार। एचएयू के छात्रों की सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का दिया आश्वासन। छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने का लिया निर्णय। बल्लभगढ़ उप तहसील में इनकम टैक्स की रेड। तहसीलदार से मांगा 6 साल की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड। आधार कार्ड के साथ दूसरे दस्तावेज भी कराया गया मुहैया। हरियाणा में बारिश ने मचाई तबाही। इंद्री के कई गांवों का मुख्य मार्ग से कनेक्शन टूटा। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज बात करेंगे इमरजेंसी को लेकर। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा में रचा बसा है। 25 जून 1975 की रात को कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लागू कर देश की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलते हुए नागरिक अधिकारों का दमन किया। तो वहीं बीजेपी के गुरु कमल कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश 1975 में लगी इमरजेंसी प्रजातंत्र के लिए काफी घातक रही है। आज की युवा पीढ़ी को इस इमरजेंसी के दंश के बारे में जानकारी नहीं है। यही कारण है कि आज इमरजेंसी लागू हुए 50 वर्ष पूरे होने के बाद अब हम लोगों के बीच में जाकर उन्हें इमरजेंसी के बारे में बता रहे हैं। 1971 में चुनाव होने के बाद यह इमरजेंसी लगी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्रों का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर 6 साल चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चुनाव को इंदिरा गांधी हार चुकी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो कह दिया, लेकिन साल 1971 से 1975 के बीच देश में काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और इसको जो है अब विपक्ष की तरफ से संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते आगे दिखाई दे रहे हैं और इस पर जो है तमाम विपक्षी दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रख रहे हैं। तो आज इसी को लेकर मसला में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर आमने सामने का जो रुख है बीजेपी और कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जो है आपातकाल को लेकर जो है अब विपक्ष की तरफ से रवैया है, वो देखने वाली बात होगी। और आज समझते हैं इस पर, क्योंकि आज 50वीं बरसी है आपातकाल की। इसको लेकर जो हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ मेहमान हैं राजवीर रोहेला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ललित अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विशाल चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विशाल जी आपका भी। मैं समझने की कोशिश करूंगा। राजवीर जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करता हूं और समझना चाहूंगा कि आपातकाल की जो 50वीं वर्षी है, जो आप लोग जो है संविधान के हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी लगातार जो है इस पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब तो घोषित थी अब अघोषित यहां पर इमरजेंसी है। राजवीर जी क्या कहें? राजवीर जी की आवाज, वॉइस, जी जी, वॉइस को बढ़ाइए जरा।
नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं टीम से कहूंगा कि राजवीर जी की वॉइस को जो है दुरुस्त किया जाए। और लगता है शायद आपका जो माइक है वो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। करूंगा, तब तक के लिए ललित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, आपकी तरफ से क्या स्टैंड है? क्या कुछ जो है तब तो आपातकाल घोषित किया गया था, इसमें गलत क्या है? किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा तो इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो ये बातें कह रहे हैं इतने दिनों से, 2-4 दिन से कुछ ज्यादा ही प्रचार हो रहा है कि जो बच्चे या युवा जो है जो इनके व्हाट्सएप फैक्ट्री का शिकार है, वो अपने बाप दादाओं से पूछे कि आपातकाल के समय में कितने आम लोग परेशान थे, या क्या अनुशासन पर्व की तरह नहीं था ये? आम जनों पर कितने झूठे केस हुए, कितने लोगों को जेल में ठूसा गया? ये राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं। आज प्रबुद्ध जन लेखक और आम जनता ये कहने लग गई है कि पिछले 1 दशक से एक अघोषित आपातकाल में देश गुजर रहा है, और ये अत्यंत गंभीर दावा है। अरे कोई आप सारी घोषणा थोड़ी की इन्होंने, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों में निरंतर गिरावट आई, मीडिया की आजादी पर संकट है, मुख्य धारा का मीडिया सरकार के पक्ष में कर लिया गया है, स्वतंत्र पत्रकारों और संस्थानों पर छापे मारे जाते हैं, बीबीसी और न्यूज लॉन्ड्री आपने देख ही लिया। इस तरह से कोई करता है क्या? रात में इनको देखिए, राजनीतिक विपक्ष पर भी तो दबाव डाला जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, गैर भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की छवि या उनकी छवि दोमन की जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, कार्यकर्ताओं, छात्रों, लेखकों पर देशद्रोह, यूएपीए जैसे कानूनों का प्रयोग किया जा रहा है। ये इमरजेंसी नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, इस बारे में क्लियर कट बोला था कि हमें मॉडलिंग की जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और संदेह होता है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। ईवीएम पर सवाल है, चुनावी बांड की गोपनीयता किस लिए, और ये जो पीएम केयर फंड है ये क्या है? इस तरह की चीजें कर रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक विभाजन इन लोगों ने कर दिया है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है, हिंसा की घटनाओं पर चिट्ठी साध लेते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये तो वो पार्टी है जिनका थिंक टैंक आरएसएस वो 12/12/1949 को रामलीला ग्राउंड के अंदर में इन्होंने संविधान को और बाबा साहब के पुतले को जलाया था, ये भूल जाते हैं। और 50 साल का तो झंडा भी खड़ा है इन्होंने आरएसएस के दफ्तर से। तो ये घोषित आपातकाल है कि वो है? किसी ने कभी भी आपातकाल को इतना ज्यादा करते तरीके से याद नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। एक दिन भी जेल में नहीं रहे ये। और 2002 की गुजरात के अंदर में जो प्रायोजित सांप्रदायिक हिंसा का इनके ऊपर इल्जाम लगा था, उसकी याद नहीं आती इनको। तब तो यही मुख्यमंत्री थे। आपातकाल की परिभाषा क्या होती है, तो उन दिनों को याद कर लो। ये कहते हैं कि जेल के बाहर भूमिगत रहकर हमें तो कोई प्रामाणिक जानकारी मिली नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के खिलाफ जाकर कुछ अपने निजी हित में फैसले देना आपातकाल है क्या? ये नहीं हो रहा। आम आदमी की तरफ, पार्टी की तरफ से याचिका दायर के सुनवाई के दौरान मेयर चुनाव की चंडीगढ़ में धांधली हुई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा था? प्रशासन और रिटर्निंग अफसर को कड़ी फटकार लगाई थी कि यह लोकतंत्र का मजाक है कि इस चुनाव में रिटर्निंग अफसर की हरकत और वीडियो देख के तो ये लगता है कि लोकतंत्र ही हत्या। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, जो है चर्चा को ओपन करता हूं और एक एक प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से ले लेता हूं। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे? जब जिस तरीके से जो है एक आपातकाल की बात होती है जो घोषित था, अब विपक्ष जो है लगातार मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहा है कि एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है। आपातकाल का जो प्रयोग किया गया था इमरजेंसी का, वो इंदिरा गांधी जी ने अपने नेतृत्व को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए किया गया था। इसमें लगातार इन्होंने संविधान की हत्या की, और संविधान की हत्या करने के बाद इन लोगों ने वो जो मौलिक अधिकार लोगों ने वो छीन लिए।
और वो छीनने का कारण क्या था कि वो 1971 में उन्होंने एक चुनाव लड़ा था रायबरेली से, तो जो उनके अपोनेंट थे उन्होंने केस कर दिया था और केस में उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था 6 साल के लिए, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकती। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने 25 जून को जो आपातकाल घोषित किया और उसमें जो हुआ है उस पूरे देश में देखा, लाखों करोड़ों लोगों को जेल के अंदर भर्ती कर भेज दिया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस जी से लेकर या जयप्रकाश जी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन था एक लीड किया था बिहार में स्टूडेंट्स का, और एक आंदोलन चल रहा था गुजरात में। तो कहीं ना कहीं जो है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो ये सब चीजें चल रही थी उनको दबाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था और इसका खामियाजा उन्हें 1977 में भुगतना भी पड़ा। लेकिन आज ये जो पार्टी है उनको डिफेंड कर रही है इमरजेंसी को, तो मुझे लगता है ये इनको ज्ञान नहीं है इस चीज का। भाई मतलब आप उस चीज को डिफेंड कैसे कर सकते हैं जबकि आपकी पार्टी ने उसने माफी मांगी थी, आपकी पार्टी ने माफी मांगने का काम किया था, ठीक है ना। अगर इमरजेंसी इतनी अच्छी थी तो आपकी पार्टी ने माफी क्यों मांगी? तो मैं तो ये बात कहूंगा कि इन लोगों ने जो किया था, लगातार जो लोगों को फायरिंग की गई थी दिल्ली में, उसी दौरान दिल्ली में तुरंत बस्तियों में फायरिंग की गई थी, हजारों नेताओं को बंद किया गया था, प्रेस को बंद कर दिया गया था, दैनिक ट्रिब्यून जो चंडीगढ़ का सप्ताह अखबार उसको बंद कर दिया गया था। ऐसे मतलब लोकतंत्र में जो प्रेस है एक स्वतंत्रता होती है उसकी, ठीक है ना, उसको इन्होंने दबाने का काम किया। उनके जो एडिटर थे या जो पत्रकार थे उनको सबको इन्होंने जेल के अंदर ढूंढ दिया था। तो पूरे देश ने देखा था ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को अपनी सरकार को बचाने के लिए किया था, जिससे जनता को इन्होंने त्राहिमाम करवा दिया था। लेकिन जनता ने जो इनको सबक सिखाया 1970 में जनता पार्टी के नेतृत्व में वो एक लेकिन अब तो राजवीर जी जो है कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चलाती है। कांग्रेस जो है के आला कमान और बड़े बड़े नेता जो है किताब को दिखाते हैं, संविधान को बचाने के लिए आरोप लगाते हैं। आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान याद कैसे आ गया? ऑर्डिनेंस को फाड़ा गया, राहुल गांधी जी ने फाड़ा था ना ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं संविधान बचाओ, तो संविधान बचाने वाले, संविधान की हत्या करने वाले कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया उस दौरान? 6 महीने की मतलब एक पीरियड होता है इमरजेंसी का, इन्होंने 2 साल चलाया, डेढ़ 2 साल चलाया इन्होंने। तो ये तो पूरे देश में देखा है, ठीक है ना। तो ये तो संविधान की हत्या ही है कांग्रेस। और आज एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये लोग विक्टिम कार्ड के लिए 11 साल से सत्ता से बाहर गए लोग तो तलब रहे सत्ता के लिए, लेकिन जनता ने इनका असली चेहरा 50 साल पहले भी देखा था, आज भी देख रही है और लगातार इनको सत्ता से बाहर रखने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास में। विशाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विशाल जी मेरी आवाज आप तक कनेक्ट हो पा रही है? जो है विशाल जी तक नहीं पहुंच पा रहे। विशाल जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विशाल जी अगर आप सुन पा, अभी नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, मैं अभी जो है दुरुस्त कराकर जो है वापस लौटता हूं। जो है ललित जी, संविधान की किताब को लेकर जो है कांग्रेस अभियान चलाती है, संविधान बचाओ अभियान, और उसको लेकर जो है अब नए जो है जो जिस तरीके से आपातकाल का हिसाब भी यहां पर लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने की कोशिश की किस तरीके से। देखिए 50वीं वर्षी पर लोगों को याद दिलाना चाहिए कि संविधान की हत्या किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से जो है आपातकाल घोषित किया गया था, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े नामचीन नेताओं को जो है जेल में ठूस दिया गया था। उस दौर को याद कर कहीं ना कहीं एक नए जो अध्याय रचने की कोशिश, क्या कहना चाहेंगे आप जो है, क्योंकि आप पर भी लगातार ये निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें भी हिटलर का शासन याद आता है। सबको पहले ये कहते हिटलरी शासन चला रहे हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष का जो है मोबाइल का वो माइक बंद कर दिया जाता है। अपने कौन सा बात का लिए अपने पूंजीपति मित्रों के 22 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर देते हैं और 2 गुजराती उद्योगपतियों को ये फायदा पहुंचाते हैं। ये कौन सा आपातकाल है?
आपको मैं बताता हूँ नवंबर 19 में महाराष्ट्र की विधानसभा में क्या हुआ था। आपको तो याद होगा 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और आमतौर पर राष्ट्रपति शासन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद हटाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित किए बिना शनिवार को सुबह 5:47 पे नियम के जो उसका नियम था 12 उसको लागू करके महाराष्ट्र में ये राष्ट्रपति शासन हटा दिया। और बताऊं आपको, और इन्होंने वहां पे शपथ ग्रहण करवाया था फडणवीस का और वो शिंदे या कौन है, तो वो मैं भूला नहीं हूँ। तो ये कौन सी इमरजेंसी थी भाई? आपातकाल, ये अपनी दुरुपयोग करते आपातकाल नहीं था ये। और एक बात और मैं कह रहा हूँ कि राज्यपाल की मदद से मेरे में भाग लगाकर सत्ता की चिड़िया पकड़ी गई। सब नैतिकता, मूल्य, आदर्श, नियम, सिद्धांत, व्यवस्था, राजनीति सब खत्म हो गया था और गुपचुप शपथ ग्रहण समय किया गया था। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये आपातकाल नहीं है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पहलगाम के लोग वहां पे जो पुलिस गए थे उनको अपने देश में धर्म पूछ के मारा गया। कौन सा आपातकाल था? क्या वो पकड़े गए? मैं तो इनसे बहुत से सवाल पूछ रहा हूँ, ये अमृतकाल बताते हैं। ठीक है, ठीक है ललित जी, आऊंगा मैं आपके पास। विशाल जी इस बीच जो कनेक्ट हो चुके हैं। विशाल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो है 25 जून 1975 में जिस तरीके से आपातकाल घोषित किया गया था उसको लेकर जो है एक बार फिर से लगातार जो है अब इस बार बड़ा आंदोलन के तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि आपातकाल की किस तरीके से जो आपातकाल लगाया था, कितने लोगों को, कितने नेताओं को किस तरीके की स्थितियां देखने को मिली थी, क्या दौर था वो, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये भुनाने की कोशिश और दूसरी चीज याद दिलाने की कोशिश। और दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है। और वहां पर संविधान, अब तो ये भी हो रहा है कि संविधान की किताब वर्सेस अब आपातकाल का हिसाब। क्या कहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मेरा पहले आपके प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि आपातकाल जो 25 जून 1975 को देश में लागू हुआ, माननीय इंदिरा गांधी पर ये उनके संयम में, मैं कहना चाहता हूँ सीधी तौर पर ये बात कांग्रेस प्रवक्ता साहब को भी और अपने बीजेपी के प्रवक्ता साहब को भी, कि वो यकीनन भारत के इतिहास में वो एक काला दिवस था और आपातकाल पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक कलंक के रूप में था। और वो हालात थे जो उस समय के हालात थे। माननीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित किया, जिसमें मीसा के तहत लोगों को जेल भेजा गया और लोगों को पकड़ कर उनकी रखबंदी की गई। तो एक लिहाज से जो रखबंदी की गई तो मानते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, उसका एक कारण भी हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कांग्रेस ने ये कदम उठाया हो, या आपातकाल जैसे हालात जो उस समय बने हो उसके लिए ये कदम उठाया गया हो। लेकिन मैं एक तरफ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ आपातकाल में ये दौर हमारे देश के लिए काला दिवस था, या आपातकाल हमारे देश के लिए जी ठीक है, वॉइस जो है एक बार फिर से जो है ब्रेक, यहां पर एरर सामने आ रहा है। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। वॉइस का मुझे यहां एरर दिखाई दे रहा है, ग्लिच है थोड़ी सी वॉइस में, उसे दुरुस्त कराते हैं। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे आप? जो है देखिए 1975 में जिस तरीके से स्थिति बनी उसके बाद जो है अब लगातार कहीं ना कहीं बीते दिनों से लगातार जिस तरीके से एक्टिव हुई है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस, अब कहीं ना कहीं संविधान को लेकर हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई देती है, किताब को लेकर जो है वो दिखाते हुए बड़े बड़े मंचों से दिखाई देते हैं। और तमाम विपक्षी दलों की मैं जो है प्रतिक्रिया सुन रहा था, तो वो जो है आपातकाल वर्सेस नए जो बिना घोषित हुआ आपातकाल है उसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि वो जो है उस समय का दौर था, वो यकीनन जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लिया गया निर्णय हो सकता है। लेकिन यहां पर जी गौरव जी, दिक्कत कहाँ रही है कांग्रेस में? कांग्रेस को अब ना नेता बचा, ना नीति बची, ना विचार बचा। अब ये संविधान को उठा ले या किसी चीज को उठा ले, संविधान का अपमान करने वाले ये लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनको जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वह पंच तीर्थ के नाम से डेवलप किया गया, एक तीर्थ स्थल के नाम से की तरह डेवलप किया गया। तो ये भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने किया है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने तो इनको B.R. अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया था महाराष्ट्र में, पैरेलल कैंडिडेट दिए थे इन लोगों ने, वहां भी हमारे जो नेता थे पुराने, उन्होंने मदद की थी उनकी, ठीक है ना। तो कांग्रेस के तो संविधान की हत्या ये कोई आज की बात नहीं है, संविधान की हत्या लगातार की। आप ये बताइए, इमरजेंसी घोषित की, इन्होंने सदन नहीं बुलाया। आज ये जो बोलते हैं आप सदन बुलाइए, सदन बुलाइए, जब इमरजेंसी घोषित की गई, वो सदन नहीं बुलाया गया, वो मेरे रेडियो में बोला गया बस इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है ना। तो वहां को संविधान की हत्या थी या नहीं है, मुझे ये बताने का काम करे। जो लगातार ऑर्डिनेंस आए, लगातार जो संविधान में बदलाव किया गया, वो किसके कहने पर किया गया? बगैर वो, क्योंकि विपक्ष नाम तो था ही नहीं, तो उसको विपक्षों को निपटा दिया था, जेल में ठूस दिया था। तो अपनी मनमानी करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लाखों हजारों नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को इन्होंने जेल में डालने का काम किया, नसबंदी करवाने का काम किया। लोग छिपते थे, एक मतलब करे वो तुम्हारे को पकड़ के ना ले गए पुलिस वाले। तो ये ऐसा डर का माहौल, ऐसा वातावरण इन लोगों ने बनाया कि देश में एकदम भगदड़ मच गई थी। अब जो देशी आंदोलन उठा, जो गुजरात में आंदोलन उठा, उनके कारण इनको डर था। जो आपके जो उस टाइम के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तो वो मुद्दे हावी हो रहे थे और कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्ट कर रही थी। लेकिन जो इंदिरा गांधी जी का जब इन्होंने इमरजेंसी हटाई, वो भी इन्होंने इमरजेंसी कोई देश हित में ही हटाई, वो अपने कांग्रेस हित में हटाई थी, क्योंकि धवन जी ने उत्तर प्रदेश सर्वे रिपोर्ट दी, उनको 340 सीटें आ रही है, 340 सीटें आ रही है। तो वो, लेकिन जनता ने उनको आईना दिखा दिया, क्योंकि जनता पार्टी सारी मिलकर लड़ी थी। ठीक है विशाल जी, क्या जो है उस समय जो है लिया गया निर्णय, यानी आपातकाल को समझने की कोशिश की, उस समय जो है लिया गया निर्णय, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो राजनीतिक जो प्रेरणा से प्रेरित था? उस समय का लिया गया निर्णय माननीय इंदिरा गांधी जी का राजनीति से प्रेरित था, और उसका कारण ये था कि जो बड़े बड़े नेता देश के अंदर थे, के तहत तो इसका प्रमाण यह है कि उत्तर प्रदेश में चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल के लोगों को देने का काम किया और उसको उस दौर के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया। तो ये प्रमाण था कि सारी पार्टियों ने, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अन्य बड़े नेता हो, जिनको मीसा के तहत जेल भेजा गया, जिनके साथ सालों तक जेल में डाला गया। और उस समय जो इंदिरा गांधी जी का ये आपातकाल का फैसला था, ये राइट था। लेकिन मैं इस पे एक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी इसको काले दिवस मनाना चाह रही है संविधान के लिए, लेकिन संविधान की रखवाली भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माता का अंदर होता रहा है। और आप देखिए, चाहे महात्मा गांधी के रूप में नाथूराम गोडसे को इन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित करने का काम किया, जो देश के महात्मा, राष्ट्रपति और देश के पिता बापू के हत्यारे थे, उनको भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां आप एक तरफ जो है देश के अंदर संविधान के लिए आज 25 जून 1975 को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कदम उठाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं, उधर आपका चरित्र भी कोई अच्छा नहीं है। आपने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे का सम्मान करना देश के लिए, देश के संविधान के लिए अपमान की बात है। दूसरा, आपके आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालय पर आजादी के बाद से आज तक भी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया। क्या इसको आप संविधान का अपमान नहीं मानते? ये भी संविधान का अपमान है। अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश का आपातकाल करके संविधान की अवहेलना की थी, तो आज के वर्तमान समय में भी पार्टियां देश के संविधान की अवहेलना कर रही है, कहीं वो बची हुई नहीं है। ठीक है 5 सेकंड राजवीर जी आपके लिए और 5 सेकंड ललित जी के। राजवीर जी 5 सेकंड, आप फाइनल कमेंट। जो हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट है, इनकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि जो संघ है, आरएसएस है, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो उनका अपना एक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों ने कभी भी किसी आतंकवादी को ग्लोरीफाई नहीं किया, हमने कभी भी किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया। हमने महात्मा गांधी जी का हमने सम्मान किया हमेशा, और करते रहेंगे। ऐसे कोई ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें, लेकिन जो आपातकाल में जो संविधान की जो हत्या की गई, उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है
और कांग्रेस माइंड के वो लोग हैं जो दोनों संस्थाओं पर कब्जा कर रहे थे और वो कब्जा जनता ने 1977 में छुड़वाने का काम किया। आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल जो है मुझे समय भी इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए और बात रखने के लिए। राजवीर रोहिला जी, ललित अरोड़ा जी, विशाल चौधरी जी, जिस तरीके से जो है आपातकाल को जिस तरीके से संविधान की हत्या के दिवस के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी मनाती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर विपक्षी दल भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उसको लेकर अब ये जो है नई लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर किस तरीके से राजनीतिक गलियारे में जो है और कितनी प्रतिक्रियाएं आना बाकी हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।